हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फर्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया था, जो था पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, 3 टायर सिस्टम क्या होता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट कैसे आया, कमेटी कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब हम ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आप लोगों को समझने में सारी चीज़ें आसानी रहेगी। जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा का मतलब होता है कोई भी एक गांव है, उस गांव के जितने भी लोग हैं जो 18+ हैं या 18 के हैं, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो सभी लोगों को मिला के एक सभा बनती है, जिनको हम ग्राम सभा कहते हैं। मतलब सिंपल, कोई भी एक विलेज है, उस विलेज के जितने लोग हैं, जो भी 18+ हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो वोट दे सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वोट करते हैं। किसको करते हैं? पंच और सरपंच को। वही लोग चुनते हैं वोट देकर पंच और सरपंच को, जिससे बनती है ग्राम पंचायत। ये दोनों चीजें कनेक्टेड है लेकिन थोड़ी सी अलग है। ये दोनों चीज़ें आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जब 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं तो 3 टायर सिस्टम क्या होता है? 3 टायर सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे। अगर हम सबसे ग्राउंड लेवल पे बात करें तो विलेज लेवल आता है, जो कि होता है ग्राम पंचायत, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जब हम ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं तो पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करते हैं तो जिला परिषद होती है। आई होप आप लोगों को तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और कमिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी और उन रिकमेंडेशंस की वजह से 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बना। 73rd सीए बना, उससे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के बारे में कुछ भी नहीं था? तो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40। जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। आर्टिकल 40 कहता है कि पावर्स एंड अथॉरिटी मिलनी चाहिए किसको? पंचायत को, ताकि वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इन सारी चीज़ों के बारे में दिया है, पंचायत के बारे में दिया है, तो हम 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट क्यों बनाए? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली अप्लाइड नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब लीगली अप्लाइड नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, तो फिर उसको, पंचायत को उसमें डाला क्यों गया? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने ज़्यादा कि हम उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल सकें, जस्टिशिएबल बना सकें। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा आगे चल के हम इसको बनाएंगे, बनाएंगे, बढ़ाएंगे। इसलिए कमिटीज आई और उन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट चलाए। अब हम बात करेंगे एक एक करके कमिटीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी की। गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया 1952 में और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाया 1953 में। इसके लिए कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि इन सारी चीज़ों को देखती। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी नवंबर 1957 में और कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, मतलब पंचायती राज सिस्टम का होना ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। उनकी पहली रिकमेंडेशन थी 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि ग्राम पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में होना चाहिए। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, वो बनना चाहिए। और तीसरी डिमांड थी उनकी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, काय में? जिला परिषद में और ग्राम समिति में, मतलब ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस को मानते हुए 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और ग्राम पंचायत को एज अ स्टेट एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। अब हम बात करते हैं अपनी अगली कमेटी के बारे में, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब आई? 1977 को आई। कौन लेकर आया? जनता पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई। और चेयरमैन कौन थे? अशोक मेहता जी थे। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी इनकी? पहली थी कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, मतलब जिला परिषद होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जिला परिषद और मंडल पंचायत के पास टैक्स लेने की पावर होनी चाहिए। टैक्स लेने की पावर होने से वो अपनी खुद फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। इनकी सारी रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया गया और फिर आई जीवी के राव कमेटी।
जीवी के राव कमेटी कब आई? 1985 को आई। 1985 को कौन लेकर आया? प्लानिंग कमीशन लेके आई। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में सिर्फ एक बात कही, इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ जिला परिषद होनी चाहिए जो सारी चीजों को देखे, और उसमें होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर क्या करेगा? पूरी पंचायती सिस्टम इंस्टीट्यूट है उसको देखने का काम करेगा। उसकी भी सारी रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया गया। बात करते हैं एलन सिंघवी कमेटी की। कब आई? 1986 में। राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी? पहली रिकमेंडेशन थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलने के बाद अलग से एक चैप्टर होना चाहिए लोकल बॉडीज के नाम से, ताकि लोकल बॉडीज को पावर मिल सके। तीसरी बात, न्यायपालिका बननी चाहिए ताकि वो सारे गांव को मॉनिटर कर सके, देख सके कि सब सही से पंचायत काम कर रही है या नहीं। इसके बाद आई थुंगुन कमेटी। चेयरमैन कौन थे? पीके थुंगुन। कब आई? 1988 में। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? इन्होंने सेम रिकमेंडेशंस दी, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देनी चाहिए एससी और एसटी को, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि 5 साल का टेन्योर होना चाहिए। 5 साल के टेन्योर के अंदर अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूट डिसॉल्व हो गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव। बात करेंगे गडगिल कमेटी की। गडगिल कमेटी कब आई? 1988। कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी। गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस। फर्स्ट, उन्होंने सेम चीजें कहा, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए, 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, और उन्होंने कहा एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए जो कि पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, और उन्होंने कहा कि टैक्सेस और ड्यूटी की पावर किसको होनी चाहिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूट को होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में रखी, और यही रिकमेंडेशंस जब 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें जब बन रहा था तब एज अ ड्राफ्ट यूज किया गया। इसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार आई 1989 में। 1989 में जब सरकार आई राजीव गांधी जी की, तो उन्होंने बिल पेश किया लोकसभा में, काय का? पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिलाने का। जब उन्होंने ये बिल पेश किया तो लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में किसी रीजन से पास नहीं हुआ, और वो वहीं चीज खत्म हो गई। उसके बाद राजीव गांधी जी के बाद वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई, जब वो पीएम रहे, तब उन्होंने भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया पंचायती राज सिस्टम को। उसके बाद उन्होंने जब लोकसभा में बिल पेश किया तो उनका भी लोकसभा में पास हो गया, लेकिन फिर उनका भी राज्यसभा में नहीं हो पाया। उसके बाद आई नरसिम्हन राव कमेटी। नरसिम्हन राव कमेटी कब आई? 1990 में। नरसिम्हन राव कमेटी में जब उनने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने बिल किया, उन्होंने लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी हो गया, और वो बिल एक्ट बन गया, और वो एक्ट था 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1992। 24 अप्रैल को ये हर साल हम मनाते हैं पंचायती राज डे। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल की जगह एक्ट बन चुका है 1992 का। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ चुका है तो पार्ट 9 में जुड़ेगा। पार्ट 9 में टाइटल रहेगा द पंचायत, और इसके आर्टिकल्स रहेंगे 243 से लेके टॉप 243 ओ तक, और इसका टाइटल रहेगा द पंचायत। अब ये जस्टिशिएबल इन नेचर रहेंगे, और ये शेड्यूल 11 में भी जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 11 शेड्यूल में क्या बताया गया है कि 29 फंक्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से फंक्शंस करेगी, क्या क्या काम रहेंगे उसके, ऐसे 29 लिस्ट बताई गई है पंचायत की। काय में बताई गई है? 11th शेड्यूल में। अब हम जब बात करें तो 5 साल का टेन्योर रहता है। अगर 5 साल से पहले सरकार गिर गई, पंचायत गिर गया, डिसॉल्व हो गया, तो फिर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी रहता है। अब हम जब इलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे, इलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ये सारी चीजें 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दी गई है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? डिस्ट्रिक्ट का जो जिला पंचायत परिषद रहता है, जिला परिषद, और जो ग्राम पंचायत रहती है, इसके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उसमें सरपंच या पंच बनेगा।
और जो ब्लॉक लेवल पे रहेंगे, जो ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं, उन गांव के जो भी सरपंच रहेंगे वो वोट करेंगे चेयरमैन को, और चेयरमैन बनेगा ब्लॉक लेवल पे, और वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में माना जाएगा। हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो ST SC को रिजर्वेशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, विलेज की, जगह की या स्टेट की, कैसी किस हिसाब से पॉपुलेशन है, उस बेसिस पे ST SC को रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा 1/3, मतलब 33% रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन को। अब जब हम बात करेंगे तो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस के बारे में भी 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होगा कि किस हिसाब से पंचायत को फाइनेंस प्रोवाइड करना है, पैसे प्रोवाइड करने हैं और कैसे डेवलपमेंट करना है उसका। और कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट को मिलता है वो प्रोवाइड कराती है स्टेट, ग्रांट एंड एड देती है पंचायत को। इसके अलावा ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं काय में 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। इसके अलावा एक पेसा एक्ट ऑफ 1996 भी आया है। पेसा एक्ट का मतलब होता है, पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज में कैसे एक्सटेंशन होना है पंचायत का, कैसे फॉर्मुलेट होंगी, कैसे बनेंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में पेसा एक्ट में बताया गया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये फुल वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो कीप सपोर्टिंग मी गाइज। और जब हमने रूरल लेवल पे बात कर ली है, जब लोकल लेवल पे बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे अर्बन लेवल पे, मतलब म्यूनसिपैलिटी की। तो अगला टॉपिक रहेगा मेरा म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। आई होप आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, कीप